हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे भगत सिंह के बारे में। एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। और आप यदि अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को उस अप्रोच से भगत सिंह की जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व में उतारने का प्रयास करेंगे, तो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते समय आपके सम्मुख जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी स्ट्रगल्स आपके सम्मुख आती हैं, आप उनसे लड़ करके, उनको फेस करके आप आगे बढ़ पाएंगे। 90% यूपीएससी एस्पिरेंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी एक्सटर्नल रूप से मोटिवेट होकर करते हैं। उनका कोई इंटरनल मोटिवेशन नहीं होता। लेकिन जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, जो बाह्य मोटिवेशन होता है, जिससे आप किसी सेमिनार के थ्रू आउट या यूट्यूब के थ्रू आउट दे करके या रील के थ्रू आउट दे करके आपके अंदर आता है, उसके आधार पे आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और इस कैटेगरी में 90% यूपीएससी एस्पिरेंट्स आते हैं जिनका इंटरनल मोटिवेशन ना हो कि कैसा मोटिवेशन होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। तैयारी तो शुरू कर देते हैं, बट जब यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते समय स्ट्रगल्स आते हैं। एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक समझ में नहीं आ रहा है, स्टैंडर्ड बुक के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व हो रहा है, टास्क सीरीज में नंबर नहीं आ रहा है। इस प्रकार के स्ट्रगल्स जब वो फेस करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो पीछे मुड़ जाते हैं, वो मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। और इस कैटेगरी में 90% यूपीएससी एस्पिरेंट्स आते हैं। केवल 10% ही यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं जो इंटरनल रूप से मोटिवेट होकर के इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। 10% यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं, यानी आप 90% आप निकाल दीजिए। 90% ऐसे ही रहते हैं जो एक्सटर्नल रूप से मोटिवेट होते हैं। और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो क्षणभंगुर होता है, अस्थायी होता है, केवल कुछ समय के लिए होता है। और जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो आपका खुद का मोटिवेशन होता है, वो स्थायी होता है। वो आपको पावर देती है, उससे आपके अंदर शक्ति आती है। आप कितने भी स्ट्रगल्स आपके सम्मुख आएंगे, फिर भी आप उससे लड़ करके, फेस करके आप आगे बढ़ोगे। कितने भी फेलियर्स आपके सम्मुख आएंगे, कितने भी फेलियर्स आए, फिर भी आप उस फेलियर से घबराओगे नहीं। उस उस पे काम करोगे, उस कमी को आइडेंटिफाई करोगे, फिर उस पे काम करोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे। तो ऐसा कुछ व्यक्तित्व आपको भगत सिंह के व्यक्तित्व से सीखने को मिलेगा। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। और फांसी के तख्ते पर ये क्रांतिकारी गा रहे थे, दिल से दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। तो इस तरीके का मोटिवेशन होना चाहिए। आप कोई भी गोल सेट कर रहे हैं, कोई भी टारगेट सेट कर रहे हैं, तो ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए आपके कण कण में, आपके शरीर के कण कण में वो होना चाहिए। कण कण में वो चीजें होना चाहिए, आपके पूरे माइंड में, पूरे आपके पूरे शरीर से, पूरे एटीट्यूड से ऐसा लगे कि आप उस यूपीएससी एग्जाम की तरह इंटरनल रूप से मोटिवेट होकर कर रहे हो, खुद से मोटिवेट होकर कर रहे हो। भगत सिंह के बारे में एक ऐसे व्यक्तित्व है जो इतनी कम उम्र में इतनी कम उम्र में फांसी पर चढ़ जाते हैं। और यूपीएससी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो आपको फांसी में नहीं चढ़ रहा है। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको केवल फोकस रहना है, फोकस होकर के स्टडी करना है। लेकिन हम तैयारी तो बहुत जोश में शुरू करते हैं। 90% बच्चे तैयारी बहुत ही जोश के साथ शुरू करते हैं, कोचिंग करने भी चले जाते हैं, पैसा भी डिस्ट्रॉयड करते हैं। कोचिंगों की कोचिंग को आप कोचिंग में 2 लाख 2.5 आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपए दिल्ली में जाके देते हैं। और क्योंकि अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, आप खुद से आप फोकस होकर स्टडी नहीं करते, प्रिपेयर नहीं करते, सेल्फ स्टडी आप नहीं करते, तो आपको कोचिंग में उतना फायदा होने वाला नहीं है। और जब आपको कोचिंग उतना फायदा नहीं होता है, कोचिंग करने के बाद भी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज आपसे नहीं बन रहे, तो फिर आप धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगते हैं। आपको लगता है कि जो हमने सोचा था उसका अपोजिट हो रहा है, अब आपसे ये एग्जाम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन था, आपने खुद इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का निर्णय लिया है, आपके अंदर अंदर से आवाज आई है, तो फिर आप ऐसी स्ट्रगल्स को, ऐसी प्रॉब्लम्स को आप इससे घबराएंगे नहीं, आप इससे फेस करेंगे, लड़ेंगे, फिर आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह
के शब्दों में क्रांत की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने सी आती है। क्रांत की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने सी आती है। ये लाहौर कोर्ट के सामने कहा था। भगत सिंह ने ये लाहौर कोर्ट के सामने कहा था, क्रांत की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने सी आती है। इस समय तक इससे पता चलता है कि जो भगत सिंह थे, इनकी जो विचारधारा थी वो क्या थी। इनका कहना था कि क्रांतिकारी लक्ष्य प्राप्त करने में दर्शन या विचारधारा की भूमिका होती है। क्रांतिकारी लक्ष्य प्राप्त करने में दर्शन या विचारधारा की भूमिका होती है। और व्यक्तिगत बहादुरी की कार्रवाई और आतंकवाद से भगत सिंह का विश्वास गिरफ्तारी 1900 पहले से उठ गया था। अगर हम भगत सिंह को केवल एक क्रांतिकारी या आतंकवादी के रूप में सोचते हैं, ये सोचना हमारा गलत होगा। अगर हम भगत सिंह को ये सोचते हैं कि ये क्रांतिकारी थे, आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित थे, तो ये हमारा सोचना गलत होगा। हाँ, शुरुआत के चरण में ऐसा कुछ लक्षण देखने को मिलता है, बट आफ्टर कुछ समय बाद भगत सिंह की विचारधारा एक समाजवादी विचारधारा हो जाती है, एक मार्क्सवादी विचारधारा हो जाती है, जहां पे वो किसानों की समस्याओं को समझते हैं, जानते हैं। वो खुद कहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि इस बात में विश्वास करने लगे कि व्यापक जन आंदोलन से ही क्रांति लाई सकती है। अधिकांश लोग भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी के रूप में जानते हैं कि ये क्रांतिकारी थे, बट हम ये नहीं जानते कि गौतम बुद्ध शुरुआती चरण में क्रांतिकारी के लक्षण थे, बट आफ्टर कुछ समय बाद उनके अंदर एक मार्क्सवादी विचारधारा और उस समाजवादी विचारधारा से काफी प्रभावित हुए। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने सी आती है। और उन्होंने कहा, और इस समय तक इनका विश्वास हो गया था कि विश्वास करने लगे कि व्यापक जन आंदोलन से ही क्रांति लाई जा सकती है। व्यापक जन आंदोलन से ही क्रांति लाई जा सकती है, यानी जनता ही जनता के लिए क्रांति ला सकती है। जनता ही जनता के लिए क्रांति ला सकती है। और इस कारण से इन्होंने एक भारत नौजवान सभा का जो गठन किया गया था, उसमें इन्होंने सहयोग किया और किसानों और मजदूरों के बीच खुलकर राजनीतिक कार्य करना शुरू किया। इसके थ्रू किसानों और मजदूरों के बीच खुलकर राजनीतिक कार्य करना शुरू किया। इसके साथ ही साथ भगत सिंह ने समाजवाद को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया। इनका कहना था कि किसानों को सिर्फ विदेशी शोषकों से ही मुक्त नहीं पानी है। किसानों को सिर्फ विदेशी शोषकों से मुक्त नहीं पानी है, बल्कि उन्हें जमींदारों और पूंजीपतियों के चंगुल से भी आजाद होना है। किसानों को सिर्फ विदेशी शोषकों से मुक्त नहीं पानी है, बल्कि उन्हें जमींदारों और पूंजीपतियों के चंगुल से भी आजाद होना है। अब इस कथन से एक पॉइंट तो क्लियर हो रहा है कि अगर हम भगत सिंह को कह रहे हैं कि वो क्रांतिकारी थे, वो आतंकवादी थे केवल, तो ये कहना तर्कसंगत नहीं होगा। भगत सिंह के अंदर मार्क्सवादी समाजवादी विचारधाराएं भी आ चुकी थी, और अपनी विचारधारा को, मार्क्सवादी विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को जनता के बीच, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच फैला रहे थे। वो किसानों की विदेशों द्वारा जो शोषण किसानों का किया जा रहा था, साथ ही साथ जो पूंजीपतियों जमींदारों द्वारा शोषण किया जा रहा था, उससे भी मुक्ति की बात करते हैं भगत सिंह। और जैसे एक पॉइंट भगत सिंह ने कहा कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। इससे ये इनकी क्रांतिकारी लक्ष्य प्राप्त करने में दर्शन, या इससे बताना चाह रहे हैं कि क्रांतिकारी लक्ष्य प्राप्त करने में दर्शन या विचारधारा की कितनी भूमिका होती है। अगर आपके पास कोई दर्शन नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, पर्पज नहीं कि मतलब किस लिए आप कर रहे हो, तो फिर वो धार नहीं आएगी। और इसी प्रकार आप अगर तैयारी कर रहे हो इस एग्जाम की, तो जब तक आपका विचार क्लियर नहीं है, आपका कुछ एक विचार है, आपका एक अपना इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, आपका खुद एक विचार होना चाहिए, एक दर्शन होना चाहिए, मतलब क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है, कौन से ऐसे पॉइंट्स जो आपको मोटिवेट करते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उसी प्रकार आपकी प्रिपरेशन में धार, जिस प्रकार भगत सिंह कहते हैं कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, इसी प्रकार आपकी प्रिपरेशन में धार तभी आएगी जब आप बेसिक एनसीईआरटी
फोकस करोगे, उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करोगे, कनेक्ट करके पढ़ोगे, रटने का प्रयास नहीं करोगे। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, मल्टीपल टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे और उसके थ्रू आउट अपनी गलतियों को पहचानोगे, आइडेंटिफाई करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का जो मेजर फायदा क्या होता है, इसके थ्रू आउट अपनी गलतियों को पहचानते हैं और जब अपनी गलतियों को पहचानते हैं तो आप उस पर काम करेंगे और जब आप उस पर काम करेंगे तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा और तो इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी तैयारी और सही दिशा में जाएगी और आपकी प्रिपरेशन में धार आएगा, यानी आप यूपीएससी एग्जाम के क्लियर करने की तरफ टेंड करेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में धार कैसे आएगी, जब आपका खुद का इंटरनल मोटिवेशन होगा, क्योंकि वही इंटरनल मोटिवेशन आपको बार बार मोटिवेट करेगा, फोर्स करेगा कुछ करने के लिए। आपके पास एक विचार, एक ठाट है, जब भी आप डिमोटिवेट होगे, आप विचार का, आपने आपके अंदर जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का जो विचार आया कि इतना बड़ा डिसीजन आप क्यों ले जा रहे हो, आप उस विचार को एक पॉइंट, एक डायरी में नोट करें, क्योंकि जब भी कभी आप डिमोटिवेट होंगे तो उस विचार को आप देखें जो आपने नोट किया है, वो आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, आपको बताएगा आपने इस कारण से डिसीजन लिया था और फिर आप मोटिवेट होकर के आप आगे बढ़ पाओगे। कितने भी स्ट्रगल्स आएंगे उनको फेस करके आप आगे बढ़ पाओगे, चाहे एनसीईआरटी के लेवल पर, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लेवल पर, टेस्ट सीरीज के लेवल पर। नंबर कम आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा ये, आप उस नंबर पे ना जाकर के आप हमेशा, आपके दिमाग में ये रहेगा कि क्या कमी है, उस कमी पे आप पकड़ने का प्रयास आप करोगे और जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा, फोकस होकर स्टडी करना और अपनी कमी को आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, उस पर काम करना, और यदि आपने सही समय तैयारी शुरू कर दी है तो यूपीएससी एग्जाम में देर हो सकता है, कभी कभी कुछ लक फैक्टर भी होता है, लेकिन लक फैक्टर पे जाने से पहले हमें अपने कर्म को तो करना है। लक फैक्टर एक सेकेंडरी फैक्टर हो जाता है। लक फैक्टर के बारे में सोचने से पहले आपको 100% अपना देना है, तो उसके बाद लक फैक्टर काम करता है। आप अपना 100% पूरा दें, 100% आप देने का प्रयास करें। आफ्टर डेट हो सकता है डिले भी हो सकता है, इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अटेम्प्ट भी लग सकते हैं, बट आपको कर्म करते रहना है, फोकस होकर करते रहना है। तो इस प्रकार अगर आप अपना इंटरनल मोटिवेशन रखते हैं, कुछ जो बेसिक रूल्स होते हैं फिजिक्स एग्जाम की तैयारी करने का, उसको आप फॉलो करते हैं, तो आप यूपीएससी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे और आपको कभी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना बोझ भी नहीं लगेगा। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।